मुझे किसी की भी वो वरी नहीं थी ना कि आई वॉज वरीड अबाउट एनीथिंग, सिर्फ मेरे बच्चों, आई वॉज वरीड अबाउट माई चिल्ड्रन, कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन बड़ा करेगा। दोनों छोटे थे और ये मेरा सेकंड कैंसर था। पहले मेरा थायराइड कैंसर हुआ था और 7 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर। They were very honest with us from the very beginning. Told us that Mummy was sick, that she was going to get treatment, but that there was, a solution to all this, and we were going to see what happens. So from then on, I just wanted to be my mother's number one support. My brother and I became really close from that experience. तकरीबन 15 घंटे की सर्जरी थी. So it took me a long time to recover. मैं बैठ नहीं सकती थी, सो नहीं सकती थी. समझो कि मैं दोबारा बच्ची हो गई हूँ. जब मुझे कीमोथेरेपी का पता चला तभी मैं थोड़ी टूट गई. मुझे हुआ कि मैंने सब कुछ किया है to bring my odds down, and I still have to be tested more from Allah subhanahu wa ta'ala. तो मैंने कीमोथेरेपी ली. 1 साल की थी कीमोथेरेपी थी. मेरे बाल निकल गए थे और ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि मेरे सारे ना जॉइंट्स दुखते थे. और मैंने देखा मेरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चेंज हो रही थी. It definitely affects your energy and things like that. So it was hard to see my mother, very tired and और मुझे तब हुआ कि नहीं, मैं इस एक्सपीरियंस को मुझे पॉजिटिव में बदलना है. 10 साल मैंने वॉलंटियर किया MD एंडरसन में, जहाँ मेरी ट्रीटमेंट हुई थी. फातिमा को हैना का बहुत शौक है, सो हमने ऐसा इवेंट क्रिएट किया, Hats and Henna High Tea. I thought maybe if I use my henna to, when people are losing their hair or going through chemo, rather than looking at losing your hair as a negative thing, maybe use it as a positive and have a really beautiful design on your head, and you'll be proud to show. I want a man or a woman who's going through cancer to know that they are still beautiful, they're strong, and they can make it through any experience like this. I went back to school and I became a certified integrative health and wellness coach. ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्या इससे बचना मुमकिन है, अगर हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, कौन से ऐसे सिम्टम्स या अलामात हैं जिन पर खवातीन को नजर रखनी चाहिए, इसी पर आज हम इन मुताबिक में बात कर रहे हैं. हमें ज्वाइन करें हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती और हमारे साथ मौजूद है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अकील गिलानी. आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ. शुरुआत में डॉक्टर शबाना से करूंगी. डॉक्टर शबाना, आप हमें बताइए कि आप गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, और बतौर गायनोकोलॉजिस्ट जब खवातीन आपके पास आती हैं तो क्या ये सालाना मुआयने का हिस्सा होता है इसकी तशखीस के लिए देखना? जब मेरे पास एज ए गायनोकोलॉजिस्ट सालाना एग्जाम के लिए आती हैं औरतें, तो हम पूरा एग्जाम करते हैं. प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, एनुअल एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर सर्विकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर करते हैं. उसके साथ साथ जो होता है वो हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो छाती का कैंसर होता है, उसके लिए हम उन्हें पहले तो मैं खुद एग्जाम करती हूँ, फिर पेशेंट्स को सिखाती हूँ कि वो खुद से अपना एग्जाम कैसे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम. और फिर हम कहते हैं जी कि डिपेंडिंग ऑन द एज, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो 40 साल की उम्र में हम उन्हें मेमोग्राम्स का कहते हैं. और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी बुनियाद पे हम उससे जरा पहले कह देते हैं कि कभी 35 साल में करवा लें, या उससे भी पहले 30 साल में भी करवाया जा सकता है, फैमिली हिस्ट्री अगर बहुत स्ट्रांग हो. डॉक्टर अकील, आपको भी मैं आप शामिल करना चाहूंगी. इस कैंसर के हवाले से दुनिया भर में शरअ अमवात बहुत ज्यादा है, क्या वजह है इसकी? हकीकत ये है कि आलमी सतह पर जो ये कैंसर है, छाती का जो कैंसर है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा अमवात होती हैं. और ये क्यों होती है, इसका असली सबब जो है, ये इसका तसल्ली बख्श जवाब जो है किसी के पास मौजूद नहीं है. अमेरिका में अगर आप ले लें तो हर 2 मिनट में एक केस जो है वो इसका डायग्नोस होता है, जबकि आलमी सतह के ऊपर हर 46 सेकंड में एक मौत इसकी वजह से वाक़ई हो जाती है. ये बहुत बड़े नंबर है और ये एक फैक्ट है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते. हाँ, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि इलाज बेहतर हो रहा है, तशखीस जल्दी हो रही है
और उसकी वजह से ये हो रहा है कि नई अद्वियात सामने आ गई है और हमारे मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण जाग गई है। जी, बहुत हौसला अफ़ज़ा आपने बताई है जो डेवलपमेंट्स इस फील्ड में इस हवाले से हो रही हैं। डॉक्टर शबाना, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, ऐसी क्या तब्दीलियाँ ख़वातीन अपनी ब्रेस्ट में महसूस करें जिससे हमारे कान खड़े होने चाहिए और हमें फ़ौरन होना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाएँ? तो मैं हमेशा औरतों को जब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम या कोई ऐसे सिम्टम्स बताती हूँ कि हम आपने छाती के कैंसर के ऊपर जरूर नजर रखनी है, उसमें ये आ जाता है कि ये जो दूध होते हैं ना, ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर कोई गिल्टी हो, आप अपना ब्रेस्ट एग्जाम करें, अगर कोई ऐसा आपको फर्क महसूस हुआ कि कोई एक ऐसा लंप, कोई गिल्टी आपको बढ़ती महसूस हुई या कोई भी ऐसी चीज, नए आपकी बड़ी स्मूथ ब्रेस्ट थी और उसमें गिल्टी महसूस हुई, तो अपने जरूर डॉक्टर को बताएं। अगर कोई डिस्चार्ज, कोई खून आ रहा है उससे, तो वो जरूर देखें। अगर स्किन के ऊपर कोई ऐसा क्रैक्स और ऐसी कोई इन्फ्लेमेशन टाइप रेडनेस या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो भी जाके डॉक्टर को चेक करवाएं। फिर अपनी बगलों के अंदर कभी कभी जो होती है गिल्टियां आना शुरू हो जाती हैं, उसको चेक करें। और जो पूरी ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट होती हैं, थोड़ा सा फर्क होता है साइज में, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क महसूस हो रहा है, कोई भी चेंज महसूस हो रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, खुद से अंदाजे ना लगाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अकील, हमने पहले आपसे बात की थी और आपने कहा कि इसकी वजूहात के बारे में नहीं पता चल पाया, लेकिन क्या ये जेनेटिक या मौरूसी भी होता है? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, हकीकत ये है कि ये एक फर्द को क्यों होता है और दूसरे को क्यों नहीं होता, इसकी असल वजह आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। लेकिन कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जो उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है या छाती का कैंसर होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो इस कैंसर का तनासुब भी बढ़ता है, इसीलिए ये 60 और 70 की दिहाई में सबसे ज्यादा होता है। नंबर 2, उसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहना या एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर ना करना। तीसरी चीज, कुछ खवातीन में जिनके अंदर मौरूसी हिस्ट्री हो, वो बर्थ कंट्रोल पिल शुरू करने से पहले या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें। अच्छा, जैसे आपने मौरूसी की बात की, तो तकरीबन 5 से 10% जो केसेस होते हैं छाती के कैंसर के, वो मौरूसी होते हैं और 90% जो कैंसर होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं, उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ज्यादातर जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, स्पोरेडिक होता है। लेकिन अगर जीन्स प्रेजेंट हैं, तो मेरे ऑफिस में जो लोग आते हैं और उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, तो मैं उनको जरूर कहती हूँ कि आपकी अगर मदर के अंदर या किसी के यंग एज में हो गया था, तो अपनी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में तो अपनी जीन्स टेस्ट करवा लें। खासतौर पे ब्रैका के नाम से जो जीन्स होती हैं, BRCA1, BRCA2, उसमें जिसके अंदर वो जीन होती है ना, उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। BRCA1 में ब्रेस्ट कैंसर का और BRCA2 में ओवेरियन कैंसर का। तो आपने देखा होगा एक यहाँ पे जो हमारी एंजेलिना जोली इतनी बड़ी हॉलीवुड की मूवी स्टार, उनकी जब ये BRCA जीन्स पॉजिटिव आई थी, तो उन्होंने अपनी पूरी पहले ही बच्चे जो है ना, अपने ब्रेस्ट भी पूरे प्रोफाइलेक्टिकली रिमूव करवा दी थी, ताकि ब्रेस्ट नहीं रहेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। और साथ साथ उन्होंने अपने ट्यूब्स और ओवरीज भी निकलवा दी थी, ताकि आगे जाके ओवेरियन कैंसर का भी रिस्क कम हो जाए और फिर ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क उससे कम हो जाता है। जिस तरह हर बीमारी से बचाव मुमकिन होता है, क्या ब्रेस्ट कैंसर से भी बचने के लिए हम कोई ऐसे एक्टिविटीज, कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे अपने आप को बचाया जा सके? एक चीज होती है, उसको कहते हैं प्रिवेंशन, और दूसरे को कहते हैं अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब ब्रेस्ट कैंसर को होने से पहले उसका तदारुक करना, और अर्ली डिटेक्शन का मतलब है जब अलामात जाहिर ना हो और कैंसर बहुत ही छोटा हो, तो उसको कैसे आप पकड़ सकते हैं। हम एक कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसे कहते हैं गेल मॉडल रिस्क कैलकुलेटर। वो आपको इंटरनेट पे बड़े आराम से मिल जाता है, और उसके अंदर अगर आप कुछ चीजें इनपुट कर दें तो वो आपको बताता है कि आपका 5 साल में रिस्क क्या है और आपका लाइफ टाइम का रिस्क क्या है। और अगर आपका 5 साल का रिस्क 1.66% से ज्यादा है या लाइफ टाइम रिस्क जो है वो 10% से ज्यादा है, तो हम उनको एक दवा खाने को कहते हैं जो उनको 5 साल खानी होती है। इस दवा का नाम है टेमॉक्सिफेन। सबसे कॉमन दवा है, ये पिछले 50 साल से लोग खा रहे हैं, बहुत सेफ है, और ये आपके कैंसर का जो रेशियो है वो 50% तक कम कर सकती है। तो ये बातें तो प्रिवेंशन में आ गई। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन क्या है कि जब कैंसर की अलामात ना हो और कैंसर बिल्कुल छोटा सा ब्रेस्ट में मौजूद हो, तो उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। और स्क्रीनिंग के लिए हमें छाती का जो एक्सरे कराना है उसका नाम है मैमोग्राम। और मैमोग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल सा एक एक्सरे है, वो ज्यादातर केसेस में जो है
उस वक्त कैंसर को डिटेक्ट करता है जब वो फैला हुआ नहीं होता और उसका इलाज सबसे आसान होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की प्रिवेंशन की, आपने बात की अर्ली डिटेक्शन की। अब ये भी बता दीजिए कि एक दफा अगर किसी को खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या है और किन सूरतों में बात हाथ से निकल चुकी होती है? देखिए, ट्रीटमेंट जो है वो किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो है इसके लिए एक पूरी टीम दरकार होती है। ठीक है, इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। अच्छा, कौन कौन इसका हिस्सा होता है? इसका हिस्सा होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो ब्रेस्ट सर्जन है। नंबर 2, इस टीम का हिस्सा होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। एक दफा जो सर्जन का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो इस बात का तयन करता है कि श्वाओं से इलाज होगा या नहीं होगा। अच्छा, जब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाता है तो आता है काम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का जो दवाओं से इलाज करते हैं और बहुत सारे टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है या नहीं है, कीमोथेरेपी का फायदा होगा या नहीं होगा, हार्मोन थेरेपी रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसका फायदा होगा या नहीं होगा। अब इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है, अब टारगेटेड थेरेपी भी आ गई है, तो बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम तो लेना ही भूल गए थे। बड़ा अहम हिस्सा है, अगर औरत प्रेग्नेंट हो तो OBGYN को इंक्लूड करना और हाई रिस्क डॉक्टर को उसमें इंक्लूड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि अगर औरत की प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला तो उसको अबॉर्शन ही करवाना पड़े या अपना हमल जाया करवाना पड़े। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड ग्रेड ऑफ द कैंसर, और पूरी टीम के साथ बैठकर हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि उसको कीमोथेरेपी नहीं दे रहे और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे के अंदर, या अगर सिर्फ मस्टेक्टमी कर रहे हैं, ब्रेस्ट निकाल रहे हैं पूरी, हम उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद जैसे ही बच्चा, उसके लंग मैच्योर हो जाते हैं, कभी 34 कभी 36 डिपेंडिंग के वो किस स्टेज में है, हम पूरी टीम के साथ मिलकर कहते हैं कि अब हम इसको डिलीवर कर देंगे और उसके बाद वी हैंड ओवर द पेशेंट टू द टीम ताकि वो अपने ब्रेस्ट कैंसर का पूरी तरह से इलाज करवा सके। एक और चीज मैंने ऐड करनी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन बड़ी अच्छी बताई थी, टमॉक्सिफिन। मेरे जितने भी पेशेंट टमॉक्सिफिन के ऊपर होते हैं उनको मैं ये जरूर बताती हूँ कि अगर उनके अंदर यूट्रस हो तो टमॉक्सिफिन का एक साइड इफेक्ट होता है कि वो यूट्रस का कैंसर कर सकता है। तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमेशा जाएं और जाके उसकी लाइनिंग चेक करवाते रहें कि एक कैंसर के बचाव के चक्कर में कहीं यूट्रस का कैंसर ना हो जाए और उसको लेकर ना बैठ जाए। तो वो भी एक थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना मुफ्ती और डॉक्टर अकील गिलानी। बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही, खुद मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स की बातचीत आपने सुनी कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने का बेहतरीन तरीका या इसके इलाज का बेहतरीन तरीका इसकी अर्ली डिटेक्शन है। तो अपनी सेहत को, अपनी जात को किसी सूरत नजरअंदाज ना करें। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज तवील और सब्र आजमा हो सकता है। कहते हैं किसी भी बीमारी के खिलाफ आधी जंग इंसान अपने अज़्म और हौसले से जीतता है। इसी पैगाम के साथ आज का ऐन मुताबिक खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।